So, okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your parents, your relative, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing electromagnetic induction. मैं आपको फटाफट इसका ओवरव्यू दे देता हूं कि हमने क्या पढ़ा. Up till now we had discussed only 2 lectures. So on the very first lecture हमने ऐसा देखा कि भाई कोई लूप के साथ, अगर कोई लूप के साथ, लूप मतलब क्लोज्ड सर्किट, जैसे कोई रिंग है, जैसे कोई सोलेनॉइड है, तो ऐसे क्लोज्ड लूप के साथ कोई मैग्नेटिक फ्लक्स अगर लिंक हो रहा है, और इफ द फ्लक्स लिंक विद दैट क्लोज लूप वेराई, that is changes, then definitely in that loop the current or EMF is induced. तो मतलब चीज ऐसी है कि कोई भी लूप है तो उसके साथ खाली मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो, इट इज नॉट नेसेसरी, बट द नेसेसरी थिंग इज दैट उसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है उसमें कुछ वेरिएशन करना पड़ेगा. चाहे आप इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, बट कुछ वेरिएशन होगा तो वहां पे करंट इंड्यूस होगा, वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा. अब वो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, करंट कितना इंड्यूस होगा, तो उसके लिए फैराडे ने रूल बनाया. फैराडे ने ऐसा बोला कि भाई यहाँ पे जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है that should be equals to the time rate of the change of the net magnetic flux linked with it. जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो वेरिएशन है उसका जो टाइम रेट है उसका नेगेटिव वैल्यू जितना होता है, नेगेटिव वैल्यू इज जस्ट इंडिकेटिंग दैट इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द चेंज इन फ्लक्स. तो ये फैराडे ने बताया कि भाई ये जो ईएमएफ होता है वो इतना d∅/dt जितना होता है, दैट इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स. और फिर लेंज ने पूरा एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया कि भाई कोई भी लूप के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा, देखो करंट का डायरेक्शन फ्लो होने का दो ही होता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, बट वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो करेगा. तो उसके लिए लेंज ने एक्सपेरिमेंट किया और रूल बनाया कि भाई जो भी करंट इंड्यूस होता है वो इंड्यूस होने के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन को वो अपोज करेगा. मतलब वो खुद के, जिसके द्वारा वो खुद प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके द्वारा वो खुद प्रोड्यूस हो रहा है उसको ही वो अपोज करेगा. सो मैग्नेटिक फ्लक्स का नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन को अपोज करेगा. सो करंट और ईएमएफ इज ऑलवेज इंड्यूस्ड इन सच अ मैनर that after being induced it will oppose the change in magnetic flux. मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज करने का ट्राई करेगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको वो रिड्यूस करने का ट्राई करेगा. करंट प्रोड्यूस होने के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन को अपोज करेगा. मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको रिड्यूस करने का ट्राई करेगा, अगर रिड्यूस हो रहा है तो उसको इंक्रीज करने का ट्राई करेगा. तो उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे. 3-4 बच्चे एब्सेंट थे, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट देम टू व्यू टू रिफर द वीडियो विच आई हैड सेंट यू. तो प्लीज डू इट, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर लेंज लॉ के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछते ही है. तो अब हम आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं. तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास दर्पण बुक हो तो after Lenz law we are having a topic of motional EMF, that is a EMF produced in the road moving on the magnetic field on the U-shaped frame. अभी जो टॉपिक है वो लास्ट बोर्ड के एग्जाम में ये चैप्टर में से वो क्वेश्चन, मतलब अभी जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो क्वेश्चन पूछा था लास्ट बोर्ड के एग्जाम में. दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. बोलो सर. ये जो वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके द्वारा जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो उससे लूप में करंट जनरेट होगा. तो करंट जनरेट होगा तो उसकी वजह से भी खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ना सर. तो वही तो बात है. और वो मैग्नेटिक तो वो फील्ड और अरे वही तो बात है. तो हमने लास्ट लेक्चर में वही तो पढ़ा कि वो जो जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड था वो फ्लक्स के वेरिएशन को अपोज करेगा. वही तो हम पढ़े थे.
वही तो हम कर रहे थे लास्ट लेक्चर, पूरा लेक्चर वही तो किया था। देखो एक बार मैं आपको फिर से एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। लुक एट दिस रेक्टेंगुलर फ्रेम। देखो आपके मोबाइल में ये रेक्टेंगुलर फ्रेम दिख रहा है आपको? यस सर। अब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है, राइट? देखा आपने, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है, यस और नो? हाँ सर। तो मतलब उसके साथ ये जो इनवर्ड फ्लक्स है, क्रॉस का मतलब इनवर्ड, तो उसका जो इनवर्ड फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? ये लूप के साथ जो लिंक होगा इनवर्ड फ्लक्स, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज। तो वो इंक्रीज होगा, सही बात है। तो अब लेंस लो क्या बोल रहा है कि अब जो करंट प्रोड्यूस होगा, देखो फ्लक्स तो वेराई हुआ, फ्लक्स तो चेंज हुआ, तो मतलब क्या होगा कि करंट तो इंड्यूस होगा ही होगा, बट वो इंड्यूस करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा कि इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड, आप जो बोल रहे हैं वही, आप जो बोल रहे हैं वही, इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स के वेरिएशन को अपोज करेगा। मतलब यहां पे इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट क्या करने का ट्राई करेगा? इंड्यूस्ड करंट क्या करने का ट्राई करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। विल ट्राई टू रिड्यूस इंड्यूस्ड, विल ट्राई टू रिड्यूस इनवर्ड फ्लक्स। मतलब इनवर्ड अंदर की तरफ जो फ्लक्स जा रहा है उसको रिड्यूस करने का ट्राई करेगा। तो अब सोचो कि भाई अंदर की तरफ जो फ्लक्स जा रहा है उसको रिड्यूस कब कर पाएगा वो? तो वो खुद का फ्लक्स बाहर के साइड प्रोड्यूस करे तो, खुद का फ्लक्स बाहर के साइड प्रोड्यूस करे तो करंट खुद का फ्लक्स बाहर की साइड का मतलब क्या हुआ कि वो नॉर्थ पोल बिहेव करना पड़ेगा, और नॉर्थ पोल बिहेव करने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होना पड़ेगा या एंटी क्लॉकवाइज? तो बोले नॉर्थ पोल के लिए एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो दैट इज द थिंग। तो ये वही तो चीज है कि भाई ये इंड्यूस्ड करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो फ्लक्स के वेरिएशन को अपोज करने का ट्राई करेगा। इज दैट क्लियर? वही तो हमने। सर तो फिर जब अपोज हो जाएगा मतलब फिर इक्विलिब्रियम में आएगा तब क्या ऐसा होगा? नहीं होता, ये कोई फोर्स, ये थोड़ी ना फोर्स है कि भाई रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया तो मतलब मोशन नहीं होगा। यू आर टोटली यू आर ट्राई टू कंपेयर दिस फिनोमिनन एज अ मैकेनिकल फिनोमिनन, सो इट इज नॉट लाइक दैट कि ये रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इज इट क्लियर? ये रिजल्टेंट फ्लक्स मतलब ऐसा नहीं होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स जीरो भी नहीं होगा, वैसे वैसे रिजल्टेंट फ्लक्स जीरो भी नहीं होगा, तो इट इज नॉट लाइक दैट। ओके? ओके सर। और वो करंट कितना प्रोड्यूस हो सकता है, तो वो हमने डिस्कस किया भाई, करंट जो प्रोड्यूस होगा वो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस इतना, और ईएमएफ कितना होगा, तो वो जो वेरिएशन हो रहा है उतने जितना होगा, माइनस d∅/dt। सो दिस इज द थिंग वी हैड लर्न। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने ऐसा बोला कि आज का लेक्चर वाकई में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो अब ये मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब मोशनल ईएमएफ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे हैं, और ये जो थियरी अभी मैं चला रहा हूं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ दिस चैप्टर। चलो, ये मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या हुआ? देखो हमको पता है कि कोई भी अगर कोइल है या कोई भी क्लोज्ड लूप है, कोई भी क्लोज्ड पाथ है, तो उसके साथ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है और उसमें कुछ वेरिएशन होता है तो डेफिनेटली उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। हमने बहुत सारे केसेस देखे, फेराडेज एक्सपेरिमेंट देखे, तो फेराडेज एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए हमको फ्लक्स का वेरिएशन करना चाहिए। यू कैन चेंज द फ्लक्स बाय सम काइंड ऑफ मोशन, और यू कैन आल्सो चेंज द फ्लक्स विदाउट एनी मोशन। रिलेटिव मोशन इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन, वो हमने डिस्कस किया था। मतलब आप ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए, ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए मोशन करवा भी सकते हो, नहीं भी करवा सकते हो। विदाउट मोशन आल्सो यू कैन इंड्यूस द ईएमएफ। बट अगर किसी भी टाइप का मोशन, अगर किसी भी टाइप का मोशन प्रेजेंट है और मोशन के वजह से अगर चेंज फ्लक्स में चेंज होता है, if the flux changes because of some kind of motion, and if EMF is induced, then this kind of EMF is known as a motional EMF। कोई मोशन के द्वारा
फ्लक्स में वेरिएशन होता है और उसके द्वारा अगर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो उसको मोशनल ईएमएफ कहते हैं। नाम पर से ही पता चल जाएगा, मोशनल ईएमएफ मतलब के मोशन के द्वारा, किसी भी टाइप के मोशन के द्वारा जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें आपको मोशनल ईएमएफ का डेफिनेशन देना है कि भाई इफ फ्लक्स वेराई ड्यू टू सम काइंड ऑफ मोशन एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, देन दैट काइंड ऑफ ईएमएफ इज नोन एज अ मोशनल ईएमएफ। और हम यहाँ पे मोशनल ईएमएफ को प्रूव करने के लिए, उसका फॉर्मूला लाने के लिए हम यहाँ पे ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि एक यू शेप्ड फ्रेम है, कोई यू शेप का एक फ्रेम है, और यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक यू शेप का फ्रेम पड़ा हुआ है और उसके ऊपर हम एक रोड है, एक उसके दो साइड के ऊपर एक रोड है। पहले तो यू शेप का फ्रेम आपको पता चला। देखो ये जो यू दिखा आपने, मतलब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यू नहीं है, हॉरिजॉन्टल यू है। क्या आप ये देख सकते हो? यू नहीं है, सी है एक्चुअली। ये देखा आपने, पड़ा हुआ मतलब यू इस हिसाब से पड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है, देखा। और उसके इसके ऊपर है ना एक रोड है, दिस इज द रोड। और वो है ना फ्रिक्शन लेस, विदाउट फ्रिक्शन आप उसको मूव कर सकते हो। ये उसके जो दो आर्म है, उसके दो दो यू शेप फ्रेम के दो जो आर्म है, दो जो साइड है, उसके ऊपर आप ये रोड को फ्रिक्शनल लेस मूव करवा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन के अंदर परपेंडिकुलरली एंटर, क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आप देख सकते हो कि इनवर्ट डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलरली इनवर्ट डायरेक्शन। मतलब ये यू शेप का जो फ्रेम है, यू शेप का जो फ्रेम है उसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। यू शेप का प्लेन आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। तो चलो यहाँ पे एक क्लोज्ड लूप बन रहा है, एक क्लोज्ड लूप तो बन रहा है। कोई मुझे बताएगा कौन सा वाला क्लोज लूप बन रहा है यहाँ पे? कोई बताएगा कौन सा क्लोज लूप बन रहा है यहाँ पे? PQRS। परफेक्ट, कौन बोला? ऋषि। हाँ ऋषि, आपने एकदम बहुत बढ़िया आंसर दिया कि भाई यहाँ पे एक क्लोज लूप तो बन रहा है। तो here we have a closed loop, PQRS, with which some flux is linked। क्या आप देख सकते हो कि ये क्लोज लूप के साथ कुछ फ्लक्स लिंक हो रहा है? देखो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस ये जो क्लोज्ड लूप है उसके साथ कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो रही है। क्या आप देख सकते हो ये चीज? ये हमारा यू शेप का ये जो है वो हमारा सर्किट, मतलब यू शेप का ये, तो दिस वन इज अवर क्लोज्ड लूप। और आप देख सकते हो कि उसके साथ कुछ तो फ्लक्स लिंक हो रहा है, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके साथ लिंक हो रही है। हमारा अल्टीमेटली टारगेट क्या है भैया? हमारा अल्टीमेटली टारगेट ये ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हो उसका फॉर्मूला डिराइव करना है, ईएमएफ का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो देखो कुछ तो फ्लक्स लिंक हो रहा है PQRS के साथ। नाउ व्हेन रोड इज मूव्ड, देन चलो इस रोड को, ये जो रोड दिख रहा है आपको, मैं अब ये रोड को मूव करने वाला हूं। तो अगर आप ये रोड को मूव करोगे लेफ्ट हैंड साइड तो क्या होगा? फ्लक्स डिक्रीज होगा। परफेक्ट। देन फ्लक्स linked with loop PQRS
डिक्रीजेस। भले ही फ्रेंड इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, बट चेंज तो हो रहा है ना। सो अगर वो चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ। सो दैट करंट और ईएमएफ will induced in it। चलो, क्या फ्रेंड्स ये चीज आपको पता चली? यस सर। यस सर। अब मुझे है ना ये ईएमएफ को फाइंड करना है। तो हमको पता है कि फैराडेज जो लॉ है, तो अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? माइनस डी फाई बाई डी टी। अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, परफेक्ट। तो जो ये ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज गिवन बाय माइनस डी फाई बाई डी टी। तो मतलब आपको करना क्या पड़ेगा? आपको फ्लक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पहले फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे फ्लक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पहले फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो दो आर्म है उसके बीच का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है कि L है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू आर्म, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू आर्म इज L। एंड राइट नाउ अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो x है। ये उसका ये जो हमारा जो रेक्टेंगुलर टाइप का जो लूप है उसका लेंथ x है एंड ब्रीथ L है। तो इसका एरिया कितना होगा भैया? एक्सएल। XL। नाउ फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप। चलो, मुझे कोई बताएगा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? हमने लास्ट जैसे बी डॉट हाँ, ए, बी डॉट तो हाँ हमको पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है वो बी डॉट ए मतलब बी ए कोस थीटा। यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो बी ही है। यहाँ पे जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो तो बी ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो बी ही है। अब मैं बताऊं मुझे एरिया के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए? Lx। अब मुझे बताओ थीटा कितना है? थीटा पहले तो किन दोनों के बीच में एंगल है? तो थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा किस दोनों के बीच का एंगल है? अच्छा फ्रेंड्स, एम आई ऑडिएबल टू यू राइट नाउ? सर लैग हुआ था। वो 1 सेकंड के लिए लैग हुआ होगा। अभी अभी सुनाई दे रहा है आपको? हाँ सर। यस मुझे सर। ये बताओ कि ये थीटा जो है वो एंगल किन दोनों के बीच के है? किन दोनों के बीच का एंगल है? बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। वेरी गुड। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो एरिया है, लूप का एरिया, वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। ये जो लूप का जो एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। तो मुझे ये बताओ भैया कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना होगा? तो फिर अगर लूप परपेंडिकुलर है तो लूप का वेक्टर ए मैग्नेटिक फील्ड से, आपको ये पता है ना कि एरिया का वेक्टर ए कौन सा डायरेक्शन में होता है? एरिया वेक्टर देखो, आपको ये पता होगा कि परपेंडिकुलर द प्लेन। हाँ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब अज्यूम करो कि ये कोई एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर ऐसा है, तो उसका एरिया वेक्टर भी जो होगा, उसका एरिया वेक्टर भी वो प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? 0। सर तो मतलब यहाँ पे भी ऐसा ही सिचुएशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है, हाँ बोलो सर, लेकिन यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हाँ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की एरिया तरफ है। वेक्टर हाँ, तो दो, सही बात है आपका, दो पॉसिबिलिटीज है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। आपकी बात सही है कि भाई अगर हम एरिया वेक्टर सोचे तो एरिया वेक्टर को मतलब प्लेन से परपेंडिकुलर करना है। तो एरिया वेक्टर, ये जो प्लेन है, ये जो हमारा यू शेप का जो प्लेन है, उसका फ्रेम का जो प्लेन है
उसका परपेंडिकुलर इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है। मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में जो एंगल होगा वो 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज सही है, बात आपका सही है। बट हम यहाँ पे एंगल 0 है ऐसा अज्यूम करके चलेंगे। वैसे 180 हो तो भी फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, बिकॉज कोस 0 1 होता है, कोस 180 -1 होता है। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम ही होता है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम ही है। क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। इज इट क्लियर? इज इट ओके? ओके ओके सर। तो सर आपको फ्लक्स मिल गया, जस्ट अ मिनट, आपको ये फ्लक्स मिल गया BLX। चलो हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? સર એમ તો પછી એરિયા વેક્ટર તો ફિક્સ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી ના કહેવાય ને, કારણ કે એનો કોઈ બી ડાયરેક્શન હોઈ શકે ને. नहीं ऐसा नहीं होता है। मैथ्स में आप पढ़ोगे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे फाइंड करना होता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड करना हो। क्या आपके वो प्लेन ऐसा सब चैप्टर चले आपकी मैथ्स में? मतलब प्लेन मैथ्स में एक चैप्टर आ रहा है, प्लेन ऐसा एक चैप्टर आ रहा है, वेक्टर्स के પ્લેન चैप्टर आ रहा है आपके सिलेबस में, वेक्टर्स के रिगार्डिंग प्लेन ऐसा एक चैप्टर है, क्या वो पढ़े आप? आया आपका भी पढ़ना आया? मतलब मैं तो अभी खुद से ही पढ़ रहा हूँ. अच्छा मैथ्स नहीं कर रहे हो आप? नहीं सर, ओके। खुद अनअकैडमी पे वीडियो देखता हूँ और पूरी टेक्स्ट बुक सॉल्व करता हूँ. तो एक चैप्टर है आपका प्लेन नाम का, तो हाँ, वहाँ वेक्टर्स के बाद कुछ था. हाँ तो वहां पे आपको जाके पता चलेगा कि वेक्टर एरिया इज वाई द एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर वाई एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यू विल लर्न इन दैट चैप्टर एंड यू विल आल्सो लर्न दैट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज फाउंड वाया दिस मेथड। तो ये मतलब आप ये मैथ्स का कंसेप्ट है। तो अभी आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा कि सर तो फिर ये एरिया वेक्टर कैसे गिनेंगे, उसका डायरेक्शन कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा है? दो परपेंडिकुलर, तो दो पॉसिबिलिटीज है, आप परपेंडिकुलर राइट साइड भी ड्रॉ कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड भी ड्रॉ कर सकते हो। तो मेरा आपको आंसर ऐसा है कि उसके लिए आपको थोड़ा मैथ्स में जाना पड़ेगा, वहां पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि आपको कैसे डायरेक्शन लेना है। ओके ओके सर. तो यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स है वो BLX मिल गया। चलो अब हम फैराडेज लॉ अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग द फैराडेज लॉ, तो फैराडेज लॉ इक्वल्स टू -d∅dt माइनस dt ऑफ, अब हमको फ्लक्स मिल गया, फाई क्या मिला हमको? BLX। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर. अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो दैट कैन बी कम आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन। मैग्नेटिक फ्लक्स डिफरेंशिएशन से बाहर निकल आएगा, लेंथ भी यूनिफॉर्म है। देखो आप देखो, जब आप ये रोड को मूव करोगे, अब जब आप ये रोड को मूव करवाओगे तो क्या ये दो फ्रेम के दो साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज होगा? नो सर. एल चेंज होगा, यस और नो? नहीं. नहीं होगा, मतलब एल भी कांस्टेंट है, बट एक्स कांस्टेंट नहीं रहेगा। देखो जब ये रोड मूव करेगा, जब ये रोड को आप मूव कराओगे तो क्या ये एक्स यूनिफॉर्म रहेगा, ये जो डिस्टेंस एक्स है वो? नो सर. बताओ मुझे, क्या ये एक्स यूनिफॉर्म रहेगा? नहीं नहीं सर. तो एक्स यूनिफॉर्म नहीं है, एक्स चेंज होगा, तो हम एक्स को डिफरेंशिएशन के बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो dx/dt रहेगा। तो फ्रेंड्स ये डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी स्पीड हाँ बोलो, क्या मिलेगा आपको? स्पीड एक्सीलरेशन। स्पीड स्पीड मिलेगा, सही बात है। तो ये रोड का जो वेलोसिटी है, रोड का जो स्पीड है वही हो जा, dx/dt विल गेट यू द स्पीड ऑफ द रोड। तो फाइनली हमको यहाँ पे ये सिस्टम के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ये सिस्टम के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसका फॉर्मूला मुझे मिल गया, एंड फॉर्मूला है BVL, एंड दैट इज अ एग्जांपल ऑफ द मोशनल ईएमएफ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईएमएफ प्रोड्यूस होने का रीजन क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईएमएफ प्रोड्यूस होने का रीजन, ये जो रोड है ना, रोड उसका मोशन है, मतलब यहाँ पे मोशन के वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है।
मोशन के वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, एंड इसी दैट इज व्हाई दिस ईएमएफ इज नोन एज अ मोशनल ईएमएफ। तो फ्रेंड्स हमको यहाँ पे ईएमएफ का फॉर्मूला मिल गया। मतलब अब आपको याद रखना है कि अगर कोई रोड, अगर कोई भी एल लेंथ का रोड अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में v वेलोसिटी के साथ अगर मूव हो रहा है, v वेलोसिटी के साथ, तो उसके अंदर कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? फॉर्मूला -BVL। हाँ, नेगेटिव साइन इज जस्ट इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ लेंस लॉ। वो नेगेटिव साइन तो आपको पता है कि वो जो ईएमएफ होता है ना, वो वेरिएशन के अगेंस्ट में प्रोड्यूस होता है, वो शो कर रहा है, उसका कोई मायने नहीं रखता है। उसका मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा भैया? BVL। आपको याद रखने के लिए बावा लंगोटी, इट इज अ बावा लंगोटी। सो द इक्वेशन ऑफ द मोशनल ईएमएफ इज बावा लंगोटी। So it will be, are you able to remember this? Yes, sir. चलो मुझे ये बताओ ये फिगर के ऊपर से कि यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगा लूप के अंदर, PQRS लूप के अंदर, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? सोच के बताना। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ जो करंट इंड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? एंटी क्लॉकवाइज। सोच के बताओ, क्या हो रहा है उसका अपोज करना है। सर क्लॉकवाइज होगा। अच्छा साकिर बताओ क्लॉकवाइज क्यों होगा? सर वो क्योंकि डिक्रीज होगा तो उसको इंक्रीज करना होगा इसके लिए। परफेक्ट आंसर। क्या डिक्रीज हो रहा है? फ्लक्स। मतलब कौन सा वाला फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है? तो कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स हाँ इनसाइड में। हाँ, इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे जो इनवर्ड फ्लक्स है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इनवर्ड फ्लक्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज कब होगा? जब हमारा फ्लक्स भी अंदर की तरफ हो, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो इंड्यूस करंट होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्या ये बात आपके समझ में आया? हाँ सर। यस सर। समझ में आया सर। फ्रेंड्स? हाँ सर। तो ये जो इंड्यूस्ड क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट जब होगा तो अगर हम राइट हैंड रूल से देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होता है वो तो इनवर्ट डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ, तो वही तो करना था हमको जनरेटेड फ्लक्स को इन्वर्ट ही तो डालना था, बिकॉज हमको इन्वर्ट फ्लक्स बढ़ाना था ना, तो वही तो हमने किया। वही तो हम अच्छा, मतलब लूप के अंदर इतने फ्लक्स होने चाहिए वैसे? नहीं, आप सिंपल ऐसा सोचो कि क्या हो रहा है। तो जब आप रोड को मूव करोगे लेफ्ट हैंड साइड तो इनवर्ड फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इनवर्ड फ्लक्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इनवर्ड फ्लक्स कैसे इंक्रीज होगा? जब हमारा जो करंट इंड्यूस होता है, यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होता है उसका अगर फ्लक्स अंदर की साइड चला जाए तो इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। तो हमको करंट ऐसे इंड्यूस करना होगा कि फ्लक्स अंदर की साइड जाए। दैट्स व्हाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? ओके सर। तो क्या पूछना चाहते हो आप, बोलो। तो बस यही। समझ में आया आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे यहाँ पे। यस सर। हेलो। हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके। हाँ सर। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला आपको लिए बहुत काम का है। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे थोड़ा सोच के बताओ मुझे, लेंथ, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में क्या कह सकते हैं? लेंथ, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक, मतलब BVL, B, V एंड L, ऑल द थ्री, उसके डायरेक्शन के बारे में आप क्या कह सकते हो? देखो तो जरा फिगर में देख के बताओ कि परपेंडिकुलर है सब। ये तीनों परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हो कि जो लेंथ है ना वो y डायरेक्शन में, देखो रोड का जो लेंथ है वो y डायरेक्शन में है, वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में है, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो z डायरेक्शन में है। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखना है कि भाई BVL बराबर है, फॉर्मूला BVL बराबर है, बट यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि आप ये फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हो जब ये तीनों क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा JEE नीट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे
कि जिसके अंदर ये बी वी एल तीनों परपेंडिकुलर ना हो, ऐसे आएंगे क्वेश्चन। और उन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस यू रिक्वायर्ड टू फाइंड द ईएमएफ। तो क्या करोगे, कोई बताएगा तो क्या करोगे आप? ऐसा आएगा जेडबल नीट के अंदर कि तीनों परपेंडिकुलर नहीं होंगे, फिर भी आपको ईएमएफ निकालना होगा, तो क्या करोगे आप? आपको पता है क्या करना है? बोलो, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। तो फिर अभी तो मैंने ऐसा बताया कि ये जो बीवीएल फॉर्मूला है, बीवीएल जो फॉर्मूला है, दैट इज वैलिड only and only when all the three BV and L all the three are perpendicular। तो ये फॉर्मूला BVL वैलिड है। बट अब मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि अगर ये तीनों परपेंडिकुलर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे ये बताओ। सर माइनस dy/dt। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो बराबर है, वो तो ऑलवेज इट इज दैट फॉर्मूला इज वैलिड एवरी टाइम, वो तो बराबर है। बट आप क्या कर सकते हो, अगर ये तीनों परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ अलग अलग हिसाब से दिए हुए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा सर, तो फिर जो हम LX ले रहे हैं उसको LX sin थीटा लेके जाना है। हाँ, फिर परफेक्ट। मतलब LX आप sin जो बोल थीटा रहे हैं, और B के बीच देखो मैं के। आपको बताऊं कि आपको क्या बोलना चाहिए। आपको ऐसा बोलना चाहिए कि सर तो फिर हम क्या करेंगे, ये तीनों के ऐसे कंपोनेंट हम लेंगे, ये तीनों क्वांटिटी बी वी एंड एल तीनों के ऐसे कंपोनेंट हम लेंगे जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर। दैट इज द आंसर। तो अगर ये तीन क्वांटिटी, अगर आपको आपके जो क्वेश्चन पूछा है उसमें ये तीन क्वांटिटी परपेंडिकुलर नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आपको लेना है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको दे रहा हूँ, उसको थोड़ा संभाल के रखना। When B, V and L all three are mutually perpendicular, then induced EMF magnitude wise can be given by BVL। ये हमने प्रूव किया। एंड नंबर 2, if B, V and L are not perpendicular to each other, then we have to consider their mutually perpendicular components। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सो आपको एप्लीकेशन कैसे होती है वो आपको पता चल जाएगा बाय एग्जांपल। देखो, अज्यूम करो कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप देख सकते हो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो z डायरेक्शन में है। आप देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो z डायरेक्शन में है। अब ये रोड पड़ा हुआ है और ये रोड का जो वेलोसिटी है वो ऐसे है। मतलब आप देख सकते हो कि there is some angle is creating between the length and velocity।
तो मतलब वेलोसिटी एंड लेंथ दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। वैसे मैग्नेटिक फील्ड तो z डायरेक्शन में है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेंथ एंड वेलोसिटी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर नहीं है। और फिर भी आपको क्वेश्चन वही है कि क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज द ईएमएफ हियर, आपको यहाँ पे ये बताना है कि ईएमएफ कितना होगा। तो मुझे ये बताओ कि कितना होना चाहिए ईएमएफ। BLV sin थीटा। परफेक्ट, BLV साइन थीटा होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम एल के लेंथ के दो कंपोनेंट हमको निकालने पड़ेंगे। लेंथ है ना, उसके दो कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं। लेंथ के दो कंपोनेंट हमको निकालना पड़ेगा। एक कंपोनेंट जो होगा वो पैरेलल टू द वेलोसिटी होगा। तो कोई मुझे बताएगा पैरेलल टू वेलोसिटी वाला कंपोनेंट कौन सा आएगा? लेंथ का वेलोसिटी के साथ पैरेलल जो है वो कंपोनेंट कौन सा आएगा? देखो जिसके साथ एंगल बनता है वो कोस कंपोनेंट, तो ये जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? एल कोस थीटा। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका होगा लेंथ का वो क्या हो जाएगा आपका? एल साइन थीटा। अब देखो ये एल साइन थीटा, वेलोसिटी एंड बी, ये तीनों परपेंडिकुलर है। एल साइन थीटा, बी वी एंड लेंथ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो दैट विल बी अ बी वी एल साइन थीटा। अब ये तीनों परपेंडिकुलर है। देखो ये एल साइन थीटा, वी एंड बी तीनों परपेंडिकुलर है। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। तो ये तो मैंने बहुत ही इजी केस दिया आपको। JEE नीट के अंदर आप देखोगे कि इससे भी बहुत टिपिकल क्वेश्चन होते हैं। वो आप जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। बट आपको राइट नाउ इतना ही माइंड में रखना है, इतना ही आपको सोचना है कि BVL जो फॉर्मूला है ना, वो हम तीनों परपेंडिकुलर, अगर तीनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो वो हमारा फॉर्मूला BVL है। अगर नहीं है तो हमको उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेके फॉर्मूला अप्लाई करना है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? सर तो जो अगर ऐसा होगा तो जो हमने dx आपकी तनिष आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप जरा माइक में बोलो ना। एक सेकंड। बोलो। हेलो। हाँ बोलो, अब आ रही है। हाँ 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 सर, तो अगर हम जब हम dx/dt करेंगे तो x हाँ तो अगर ये रॉड ऐसे है तो x तो कुछ भी हो सकेगा न, फिर तो dx वो तो दोनों साइड दोनों आर्म पे वेरिएशन। नहीं, आप अगर dx/dt से भी जाओगे तो भी आप वहां पे ही पहुंचोगे, जहां पे पहुंचना है वहां पे ही पहुंचोगे आप। आपका पहली बात तो ये कि आपका जो एरिया होगा ना, एरिया वहां से ही चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। एरिया विल नॉट बी इक्वल्स टू LX नाउ। आपका जो लूप होगा उसका एरिया LX ही नहीं रहेगा, पहली बात ये। आपका जो लूप होगा उसका एरिया कुछ ये A वाला एरिया हो जाएगा, तो ये एरिया में भी कुछ चेंज आएगा, पहली बात। और उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे LX प्लस समथिंग समथिंग, मतलब कुछ चेंज हो जाएगा, पूरा चीज़ ही चेंज हो जाएगा। तो वो डीप में जाने के बदले आप सिंपल ऐसा याद रख सकते हो। वो फाइनली अगर आप जाओगे, आप करोगे पूरा, मतलब पहले से स्टार्ट करके वापस से पूरा थ्योरी आप प्रूव करना चाहोगे और करोगे, तो आफ्टर ऑल तो आप यहाँ पहुंचोगे जो मैंने लास्ट में लिखा। ओके, ओके सर। तो ट्राई करना आप घर पे खुद, तो लास्ट में तो यहीं पे पहुंचोगे आप, पूरा प्रूव करोगे तो भी। ओके, अब देखो हमने फैराडेज लॉ से तो अप्लाई करके तो हमने ईएमएफ डी BVL बाबा लंगोटी डिराइव कर दिया। हमने फैराडेज लॉ से अप्लाई करके तो हमने ईएमएफ बाबा लंगोटी BVL प्रूव कर दिया। बट वैसे आपको ये पता है कि ईएमएफ एक्चुअल में है क्या? कोई बताएगा ईएमएफ ऐसे एक्चुअल में है क्या? वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल। परफेक्ट, कौन बोला? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। नहीं नहीं, इंटरनल एक्सटर्नल की बात नहीं है। हाँ वो बेसिक थियरी में था, बेसिक थियरी में था। बट उसमें हमने ऐसा प्रूव कर दिया था कि इंटरनल वोल्टेज तो कैंसिल हो जाएगा, एक्सटर्नल वोल्टेज ही रहेगा। हाँ मतलब हाँ तो टर्मिनल्स का। हाँ, टर्मिनल पोटेंशियल मतलब ईएमएफ आफ्टर ऑल तो पोटेंशियल डिफरेंस है। आफ्टर ऑल तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है पता है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पता है आपको?
क्या होता है? 10th स्टैंडर्ड याद करो, या फिर सेकंड चैप्टर 12th का सेकंड चैप्टर याद करो, पोटेंशियल। Energy required to move. एनर्जी के बदले में वर्क बोल दूं चलेगा? Work done to take up charge from यूनिट चार्ज, वर्क unit charge from to a given point. point to B point. Okay, good, very good. So now the question is, derive a formula of EMF. Now the question is, derive the formula of EMF by Lorentz force. देखो, फैराडेज लॉ से तो हमने ये फॉर्मूला प्रूव कर दिया, फैराडेज लॉ से हमने ये BVL फॉर्मूला प्रूव किया, बट हम वही फॉर्मूला, उसी को हम लॉरेंट्स फोर्स के द्वारा प्रूव करेंगे। देखो, एक ही चीज को प्रूव करने का अलग अलग तरीके होते हैं। एक ही चीज को आप अलग अलग थ्योरी से एक ही थियोरी को आप अलग अलग मेथड से प्रूव कर सकते हो। तो पहले है ना हमने EMF का फॉर्मूला निकाला बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फैराडेज लॉ। हमने फैराडेज लॉ से EMF का फॉर्मूला निकाला। अब हम उसी फॉर्मूला को प्रूव वापस से करेंगे, बट बाय द हेल्प ऑफ द लॉरेंट्स फोर्स। चलो, व्हेन रोड इज मूव्ड along with the road, charges inside the road will also move in a magnetic field. क्या ये सेंटेंस आपको पता चला? जब आप ये रोड को मूव कराओगे, तो रोड तो वैसे मेटलिक रोड है, तो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। तो जब आप ये रोड को मूव कराओगे, तो उसके अंदर जो चार्ज है वो भी मूव करेंगे। Am I right, friends? Is it okay? Yes, sir. तो अब सोचो कि अगर कोई चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो हमको पता है कि उसके ऊपर क्या होता है? UV cross B. तो या चार्ज विल experiences the Lorentz force. तो लॉरेंट्स फोर्स का फॉर्मूला पता है भैया? बट यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोवाइड किया ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फोर्स का भैया? बता। UVB sin थीटा। हाँ, तो फोर्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया? ओनली QE क्रॉस B। अच्छा, मैग्नीट्यूड वाइज सोचते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज तो ये क्या हो जाएगा? QVB। वैसे QVB sin थीटा होता है, बट मुझे ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना है? ये आपका वेलोसिटी वेक्टर 90 और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स 90 में है, तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना है भैया? 90 डिग्री। तो sin 90 क्या होता है? 1 होता है। चलो, और कोई मुझे बताएगा डायरेक्शन क्या होगा? चलो, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स, यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है वो हम सोचेंगे। तो वैसे whenever there is a cross product, you can say the direction can be found by the right hand screw law. जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो आप ऐसा कह सकते हो कि उसका डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू लॉ से फाइंड कर सकते हैं। बट वो ठीक है, राइट हैंड स्क्रू लॉ से फाइंड कर सकते हैं, बट आपको मैं थोड़ा और सिंपल करके दूं, इसको एक्स डायरेक्शन अज्यूम करते हैं।
इसको y एंड आउटवर्ड डायरेक्शन को z अज्यूम करते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स मुझे फाइंड करना है, तो q के बदले मैंने p प्लस लिखा, q के बदले पॉजिटिव। चलो वेलोसिटी वेक्टर कौन से डायरेक्शन में है, बोलो बताओ भैया, वेलोसिटी वेक्टर कौन सा? -x माइनस आई कैप चलेगा, वेलोसिटी वेक्टर माइनस हाँ सर, चलो हाँ सर, कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड? ठीक है, -k माइनस के कैप इनवर्ड, मतलब माइनस नेगेटिव z डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया, माइनस माइनस कैंसल, तो बचा आई क्रॉस के। अब याद करो फ्रेंड्स, आई जे के आई, के आई जे तो आई के -j। माइनस, तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पूरा कहाँ पे चलाएगा, नीचे, माइनस जे के। तो रोड का ये जो नीचे वाला टर्मिनल है, नीचे वाला टर्मिनल, रोड का जो नीचे वाला टर्मिनल है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ऊपर वाला टर्मिनल जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप तो होगा। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो मुझे फाइंड करना है, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो मुझे फाइंड करना है भैया। दैट पोटेंशियल डिफरेंस आई वांट्स टू फाइंड, वही तो फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स अब हमको ये पता है कि चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है। तो अगर मुझे वर्क फाइंड करना है, अगर मुझे वर्क डन फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स तो मुझे पता है कि कितना लग रहा है, QVB। और मुझे ये बताओ कि पॉजिटिव चार्ज ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा ऊपर से नीचे तक का, मतलब ये L है ऐसा assume, ये लेंथ L है ऐसा assume कर लो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, L। तो ये वर्क मिल गया, और मेरा जो टारगेट है वो क्या था, मेरा जो टारगेट था वो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना था। तो आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ही हमने ईएमएफ बोला हुआ है, उसको ही हमने ईएमएफ बोला हुआ है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज कर दो, तो वर्क डन तो हमको मिला QVB इंटू एल अपॉन चार्ज क्यू कर दो। तो अब क्या मिलेगा आपको फॉर्मूला, अवलंब होती है। तो ये वही वापस से हमने सेम फॉर्मूला प्रूव कर दिया, हमने सेम फॉर्मूला प्रूव करके दिया, बट नाउ वी हैड प्रूव्ड दिस फॉर्मूला बाय द हेल्प ऑफ द लॉरेंस force. Is that clear friends? यस सर। सर बट एक डाउट है सर, वो लूप में करंट फ्लो होगा वैसा क्यों? क्या बोल रहे हो आप? सर ये लूप जो है PQRS, उसमें हाँ, करंट फ्लो होगा ऐसा क्यों है? मतलब तो वो करंट PM और QN में नहीं होगा? क्या होगा, क्या बोल रहे हो? PM और QN मतलब जो यू शेप के जो दूसरे साइड जो आर्म्स है वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा? देखो मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ, चलो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। ये बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे है और ऐसे है। तो मुझे बताओ करंट कहाँ पे फ्लो होगा? अच्छा ओके समझ गया। तो करंट कैन फ्लो ओनली इन द क्लोज्ड लूप। ये ओपन एंड जो होता है वहां पे कोई करंट जा ही नहीं पाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो वही चीज यहाँ पे है, और खाली फर्क इतना है कि यहाँ पे बैटरी का जो ईएमएफ है वो BVL है, दैट्स इट। इज इट ओके? यस सर। तो फ्रेंड्स देखो, तो आपने जो क्वेश्चन पूछा ना वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, और वो ध्यान से सुन लेना। इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने के लिए क्लोज्ड लूप आवश्यक है, क्लोज्ड लूप का रिक्वायरमेंट है। बट इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने के लिए, ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए क्लोज्ड लूप की आवश्यकता नहीं है। ईएमएफ तो कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ ये जो रोड है ना उसके दो टर्मिनल के बीच में प्रोड्यूस होगा।
और अगर आप यहाँ पे उसको क्लोज करोगे तो करंट भी प्रोड्यूस होगा। मतलब करंट को फ्लो करवाने के लिए आपके पास क्लोज लूप होना चाहिए। करंट को इंड्यूस करवाने के लिए आपके पास क्लोज लूप होना चाहिए। बट ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए आपके पास क्लोज लूप होने की आवश्यकता नहीं है। वो ईएमएफ तो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो रोड के दो एंड पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब कंक्लूजन क्या निकला कि अगर क्लोज लूप नहीं है तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, बट ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। इज दैट क्लियर टू यू? ओके सर। तो याद रखना है भैया कि ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के लिए क्लोज लूप की आवश्यकता नहीं है, बट करंट को प्रोड्यूस करने के लिए क्लोज्ड पाथ की आवश्यकता होती है। इज इट क्लियर? यस सर। तो अगर आप के पास वो दर्पण बुक है तो मैंने एक अच्छा क्वेश्चन देखो, आपके टेक्स्ट में तो बहुत अच्छे से नहीं दिया हुआ है, एक पैराग्राफ में ये क्वेश्चन दे दिया है। टेक्स्ट बुक के अंदर तो जस्ट एक पैराग्राफ में ही ये सब चीज़ दिया हुआ है कि बाय द, देखो ये रहा, पहले ये बीवीएल तो प्रूव किया और उसके बाद ईएमएफ और डब्ल्यू बाई क्यू, ये डब्ल्यू ये पैराग्राफ में खत्म हो गया क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन हम प्रूव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द लॉरेंट्ज फोर्स। तो ये उसका अलग से क्वेश्चन मैंने बना के दिया है दर्पण के बुक में, एंड दैट वाज अ क्वेश्चन नंबर 12। यस, तो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने करवा दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 12 करवा दिया। सर हाँ बोलो। सर मतलब अगर ये जो वो लूप था, अगर वो क्लोज नहीं होता, हाँ, और पीक्यू टर्मिनल्स पे हमने अगर बल्ब भी अटैच कर दिया होता तो हम जब मूव करके तब बल्ब ग्लो होगा। देखो बल्ब आप कहाँ पे रखते हो, पहली बात मैं पहले से पूरा क्वेश्चन पहले से बोलो, फिर से बोलो पूरा क्वेश्चन। सर मतलब वो लूप लाके दो ना सर, वो हाँ देखो, पीक्यू आ रहे। हाँ जस्ट अ मिनट। ओके, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अब अज्यूम कर लो कि हमारे पास कोई क्लोज लूप नहीं है, हमारे पास जस्ट एक रोड है, सिंपल सा रोड है। और अगर ये रोड को आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड या चाहे राइट साइड, किसी भी डायरेक्शन में, चाहे लेफ्ट हैंड साइड या चाहे राइट साइड, किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करवा रहे हो, तो डेफिनेटली उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा और उसका दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होगा। मतलब ईएमएफ विल डेफिनेटली इंड्यूस। और अगर लूप है, क्लोज लूप है, तो फिर क्या होगा, और यहाँ पे बल्ब रखा है आपने, तो फिर बल्ब भी ग्लो होगा। तो आप क्या बोल रहे हो, आप बोलो, बताओ मुझे। हाँ मतलब वही बोल रहा है। इज इट क्लियर? ओके सर। सर मतलब मैग्नेटिक फील्ड में भी हम करंट, सर मतलब ये तो टेस्ला कॉइल जैसा ही हुआ ना? टेस्ला कोयल, मुझे पता नहीं है टेस्ला कोयल में क्या होता है। सर वो मतलब एक खंबा होता है पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेट का, मगर उसके पास में कोई बल्ब रखे तो वो अपने आप ग्लो हो जाता है बिना मतलब वायरलेस कांटेक्ट के, वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर। अच्छा, ऐसा तो नहीं है यहाँ। सर मुझे यहाँ पे तो फिजिकल कनेक्शन होगा, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। खुद ब खुद बल्ब ग्लो नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप वायर के साथ बल्ब को कनेक्ट करोगे, वायर के साथ बल्ब को कनेक्ट करोगे, तब जाके वो ग्लो होगा। वैसे खुद ब खुद ग्लो नहीं हो सकता है वायरलेस। मतलब हाँ मतलब वैसे तो ग्लो नहीं मेरा मतलब कि बैटरी के साथ अगर हम अटैच भी ना करें फिर भी वो ग्लो होगा वैसे। ये बैटरी ही है, ये जो रोड है ना, that will behave as a battery, will behave as a battery of EMF BVL। तो ये अभी जो रोड है ना, वो हमारा बैटरी है। तो आप इस सर्किट को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो कि ये बैटरी ही है प्लस माइनस, और इसके साथ रोड कनेक्ट किया हुआ है।
You can replace this circuit by this way. Okay. ओके सर। सो रोड में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि रोड खुद एक बैटरी है। चलो अब मैं जो टॉपिक आपको समझाने जाने वाला हूं, दैट विल रियली 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 ओपन योर माइंड। अब जो टॉपिक आएगा वो एकदम झकास है, आपको ये लगेगा कि मजा आ गया, बहुत ही मजा आ गया। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। थोड़ा मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, आपके फंडामेंटल हिल जाएंगे यहाँ पे पूरे। आपने जब कभी कभी सोचा नहीं होगा इस टाइप का सिचुएशन अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। माई सेंटेंस नंबर 1, फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के द्वारा ऐसा प्रूव कर दिया कि अगर कोई कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड, वैराइंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पे भी ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस होता है। सो द सेंटेंस इज when any conductor is placed in a time varying magnetic field, then also EMF or current is induced in it। चलो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है, इट इज प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली। अब इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, इसको मैं, ये है ऐसा, ये प्रूव हो गया है, वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। चलो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उसका मतलब क्या हुआ? करंट इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसका मतलब कि चार्ज का मोशन हुआ, ऐसा कह सकते हैं। यस सर। ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उसका मतलब कि चार्ज का मोशन हुआ होगा, बिकॉज कोई एक जगह पे नेगेटिव चार्ज, कोई एक जगह पे नेगेटिव चार्ज एस्टेब्लिश होगा, कोई एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज एस्टेब्लिश होगा, सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड। मतलब चार्ज का मोशन हुआ होगा अंदर की साइड, कंडक्टर के अंदर की साइड चार्ज का मोशन हुआ होगा, तो ही ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। That means charge must experience some force। ये EMF इंड्यूस्ड हुआ, इसका मतलब कि चार्ज को अंदर की साइड कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा होगा। तो अब हमको तो पता है कि लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला क्या है। लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला तो ये है कि भाई F इज इक्वल टू Q इंटू E प्लस V क्रॉस B। बट हमने जो कंडक्टर जो रखा था वो तो स्टेशनरी था। व्हेन द एनी स्टेशनरी कंडक्टर तो स्टेशनरी था, मतलब इनिशियली जो सारे चार्ज थे वो भी स्टेशनरी थे, कंडक्टर को स्टेशनरी रखा था, पड़ा था वहां पे, तो मतलब कंडक्टर के अंदर इनिशियली जो चार्ज थे वो भी स्टेशनरी था। तो चार्ज का जो वेलोसिटी इनिशियली था वो तो 0 था। तो मतलब ये हुआ कि भाई ये जो फॉर्मूला अब F का जो होगा वो क्या होगा, QE होगा, बिकॉज इनिशियली कोई चार्ज मोशन में था ही नहीं। तो मतलब जो फोर्स लगेगा उसके बाद, चार्ज तो मोशन में उसके बाद आता है, तो इनिशियली तो चार्ज मोशन में था ही नहीं, मतलब ये जो V क्रॉस B वाला फॉर्मूला है वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब QE विल बी देयर। अब फोर्स तो लग ही रहा है, फोर्स इज नॉट 0 बिकॉज चार्ज तो मोशन में आ ही रहा है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। सो व्हाट डज इट मीन्स? बट हमने तो मैग्नेटिक फील्ड,
क्या बोल रहे हो आप? हमने तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी ना। वही तो बात है, तो वही तो बात है, वही तो बात है कि हमने तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, हमने तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था। बट यहाँ पे तो ऐसा प्रूव हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी प्रेजेंट। देखो फिर से, हमने तो वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया हुआ है, बट कैलकुलेशन ऐसा बता रहा है कि भाई फोर्स तो लग रहा है, और फोर्स मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं होगा, बिकॉज चार्ज तो इनिशियली एट द रेस्ट है, बिकॉज पूरा कंडक्टर इनिशियली एट द रेस्ट है, पूरा कंडक्टर इनिशियली एट द रेस्ट है, तो उसके अंदर जो चार्ज है वो भी एट द रेस्ट ही है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगने वाला नहीं है, तो क्यू वी क्रॉस भी तो जीरो है, तो बट फोर्स तो लग ही रहा है, बिकॉज चार्ज ईएमएफ तो इंड्यूस हो ही रहा है, मतलब फोर्स तो लग ही रहा है, तो फोर्स क्या कौन सा लगना चाहिए, तो फिर क्यू ही वाला फोर्स होना चाहिए। अब क्वेश्चन इज दैट कि हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड ही नहीं किया हुआ है, बट भी तो भी यहाँ पे कैलकुलेशन हमको ऐसा बता रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होना चाहिए। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, दैट इज वी वांट टू कंक्लूड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, एंड द कंक्लूजन इज दैट अ टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड induces the electric field. So that is the conclusion we are obtain here. तो यही तो चीज है कि हमने तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया है, हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं किया है, बट कैलकुलेशन ऐसा बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो अब जाके पता चला कि भाई ये जो टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, अब थोड़ा और सुन लो, थोड़ा और सुन लो, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड is known as a induced electric field, induced electric field, and it's a characteristic is a different than electric field produced by charge, जो चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो कंजर्वेटिव होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, बट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है। तो सुन लो, बात सुन लो, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड is a conservative, but induced electric field is a not conservative, is non-conservative, is non-conservative. Number 2, static electric field does not form a closed loop, but इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है कि याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस याद है आपको, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है, बट वहां पे मैंने आपको बताया था, मैंने स्पेसिफिकली आपको बोला था कि यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड या स्टेशनरी चार्ज का ऐसा लिखना पड़ेगा, स्टेशनरी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लाइफ फॉर्म नहीं करता है, बट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन फॉर्म अ क्लोज लूप, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
field line can form, can नहीं, always form closed loop. तो फ्रेंड्स, अब कोई आपको ऐसा बोले कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आपको कोई अगर ऐसा बोल दे कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, तो अब तक आपके माइंड में ऐसा ही था कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो अब तक आप क्या आंसर बोलते थे कि भाई चार्ज। अब तक तो आपको यही बोलते थे कि भाई जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स है, बट अब आप कह सकते हो कि चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एंड वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड वेराई हो रहा है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ये बहुत ही अच्छी बात, आज हमने एक बहुत ही नया कंसेप्ट डिस्कस किया। हमने ये कंसेप्ट डिस्कस किया कि टाइम के साथ वेराई हो रहा है कोई मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो पूरा नया है। वो जो हम स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टेशनरी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उससे ये बात पूरी नहीं है, वो अलग है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक थोड़े डिफरेंट होते हैं। इसका स्टेशनरी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होता है। ये कंजर्वेटिव नहीं है, वो कंजर्वेटिव था। ये क्लोज लूप फॉर्म करता है, ये है ना, ऑलवेज क्लोज लूप फॉर्म करता है। और जो स्टेशनरी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकता है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स एक और चीज मैं बताऊं आपको। चलो मेरी बात, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो आप। कोई चार्ज को मैंने पढ़ा, कोई चार्ज को मैंने रखा है और वहां पे मैंने स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, यूनिफॉर्म स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, तो क्या वो चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा? यस और नो? कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने चार्ज को प्लेस किया है स्टेशनरी, तो क्या उसको फोर्स लगेगा उसके ऊपर? नो सर। नहीं लगेगा। No, sir. बट उसी जगह पे अगर हम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी जगह पे स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड के बदले वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, चार्ज स्टेशनरी ही है बट हम वहां पे वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगेगा? Yes, sir. हाँ तो लगेगा। क्यों लगेगा? बिकॉज वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा। तो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? फिर मतलब Yes, sir. हमने जो वहाँ पे लूप में करंट फ्लो होता था वो एक्चुअली वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हुआ था। कह सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं, डेफिनेटली आप कह सकते हो यहाँ पे। सर तो अभी जो ऑर्डिनरी सर्किट्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्टैटिक होती है या ये इंड्यूस? देखो, ऑर्डिनरी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो ऑलवेज स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बट जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात है, जब मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ईएमएफ इंड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। इज दैट क्लियर? ओके सर। तो जब आप कोई भी सिंपल बैटरी प्रोवाइड करते हो, जैसे पेंसिल सेल है आपका, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऑलवेज स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। बट ऑलवेज वन मोर थिंग, whenever you deal with the electromagnetic induction, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हो तो तब जाके जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट ओके नाउ? सर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली कैसी होती है वो पता कैसे चलेगा? तो when the varying magnetic field is there, when varying magnetic field is there, देखो मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊं, आपको अगर करना है तो आप ये कर सकते हो सिंपल, कि आपको क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल लेना है और चार्ज पार्टिकल को आपको रखना है कहीं पे स्टेशनरी। अब वहां पे आप एक बार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो, तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि वो चार्ज पार्टिकल जो है ना वो वहां का वहीं रहेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। बट वहां पे अगर आप वेराइंग, टाइम के साथ वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करोगे
टाइम के साथ वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करोगे तो डेफिनेटली इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हो? तो एक काम करो, आप एक है ना एक वायर लो, वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो, और वायर के बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो, तो और वायर के बाजू में कहीं पे चार्ज को प्लेस कर दो, तो यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। मतलब वो जो प्लेस पे था वो उस प्लेस पे टाइम के साथ वेराई नहीं होगा, टाइम के साथ वेराई नहीं होगा। बट अब आप उसी वायर को बैटरी के साथ मत कनेक्ट करो, कोई वेरिएबल सोर्स के साथ कनेक्ट करो, कोई वेरिएबल सोर्स के साथ कनेक्ट करो और कंटिन्यूअसली उसमें वेरिएशन, उसके वोल्टेज को वेराई करो, तो करंट जो वायर में से जो करंट फ्लो होगा वो भी वेराई होता रहेगा, तो उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ वेराई होता रहेगा। तो आप डेफिनेटली ऐसा एक्सपीरियंस करोगे कि आपने जो पार्टिकल प्लेस किया होगा वो भी कुछ ना कुछ मोशन में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वायर के आसपास कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए, तो ही वो जो चार्ज है पार्टिकल उसके मोशन होगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा। नहीं, क्या बोल रहे हो? हाँ, अगर वेराइंग करंट, अगर कोई वायर में से टाइम के साथ वेराइंग हो ऐसा करंट अगर फ्लो कराओगे तो उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगा ही, बट उसके आजू बाजू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा। सही बात है आपका। अगर कोई वायर में से आप टाइम के साथ वेराई हो ऐसा करंट फ्लो करा रहे हो, टाइम वेराइंग करंट फ्लो करवा रहे हो वायर में से, तो उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगा ही, साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा। मस्त। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे मस्त है वैसा बोला। तो वही तो बोल रहा हूँ, ये कंसेप्ट जबरदस्त है, एकदम झकास कंसेप्ट है, वही तो बोल रहा हूँ मैं। तो ये उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा, और ये हम टेक्स्ट बुक में देखो, टेक्स्ट बुक क्या लिखा, टेक्स्ट बुक के अंदर क्या लिखा है वो भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, तो हमने जो डिस्कस किया क्या वो वाकई में सही है कि नहीं वो पता चल जाएगा आपको। तो देखो क्या लिखा है टेक्स्ट बुक में, दिस इक्वेशन गिव्स द ईएमएफ। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करो। वन ऑन अदर हैंड, देखो यहाँ से स्टार्ट करना पढ़ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऑन द अदर हैंड इट इज ऑब्वियस हाउ एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड व्हेन द कंडक्टर इज स्टेशनरी, देखो स्टेशनरी कंडक्टर है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, अ फैक्ट विच फैराडे वेरीफाइड बाय द मैनी एक्सपेरिमेंट। मतलब फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के द्वारा वो वेरीफाई किया कि कोई स्टेशनरी कंडक्टर को वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो भी वहां पे भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब इन दिस केस ऑफ अ स्टेशनरी कंडक्टर द फोर्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, बट यहाँ पे वेलोसिटी तो जीरो है बिकॉज कंडक्टर तो स्टेशनरी है, तो मतलब कि यहाँ पे F इज इक्वल टू क्यू ही होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा हुआ कि हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं किया है, हमने तो जस्ट मैग्नेटिक वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोवाइड किया है, बट तो भी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होना चाहिए। thus any force on the charge must be arise from the electric field alone. Therefore, to explain this existence of the induced EMF or induced current, we must assume that the time varying magnetic field generate a electric field. तो इसके द्वारा ऐसा प्रूव हो गया कि टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है। However, we hasten to add that electric field produced by the static electric charge have a property different from those produced by the time varying magnetic field. और वो प्रॉपर्टी डिफरेंट क्या है वो आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्रॉपर्टी में डिफरेंट क्या है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या डिफरेंस है उसके प्रॉपर्टी में लिखा है कि डिफरेंस है उसका प्रॉपर्टी, बट डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। इन द चैप्टर नंबर 4 we learned that a charge in the motion, that is electric current, can produce the force or torque on the magnetic dipole. Similarly, a bar magnet in the motion, bar magnet in the motion का मतलब क्या हुआ? varying magnetic field. Bar motion in the magnet, that is varying magnetic field, can exert the force on the stationary charge. तो stationary charge के ऊपर varying magnetic field के द्वारा force हो सकता है, produce हो सकता है। तो क्या ये पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आया अभी? Yes sir. Is it understood, friends? Yes, sir. Yes sir. So friends, आज हमने एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट डिस्कस किया। बेसिकली आज हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए।
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। तो ये तीनों क्वेश्चन कंसेप्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे हैं। तो आज का सेशन फ्रेंड्स हम यहाँ तक रखते हैं, बट फ्रेंड्स मेरी बात सुनो, अभी ऐसा आ गया है कि दिवाली तक कोई स्कूल खुलने वाला नहीं है, कोई क्लासेस खुलने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स माय हम्बल रिक्वेस्ट इज आप यू नीड टू अटेंड ईच एंड एवरी लेक्चर्स विद द प्रॉपर मैनर। आपको मेरे साथ काम करना है, आपको विद इन 24 आवर टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, होमवर्क करना है, बिल्कुल एग्जाम भी बिल्कुल देना है। फ्रेंड्स डू दिस, अदरवाइज लास्ट में आपको बहुत ही डिफिकल्ट होगा। अदरवाइज ये अगर साथ में करोगे तो बहुत ही ईजी रहेगा। तो आज का सेशन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। हम वापस से एज पर द शेड्यूल थर्सडे को मिलेंगे। अब ये जो थर्सडे है उसमें आपका जो एग्जाम है थर्सडे का, फ्रेंड्स ये चैप्टर नंबर 6 का ही, चैप्टर नंबर 5 का हमने फुल एग्जाम ले लिया। नहीं, वो 35 मार्क्स के लिए। हाँ, तो अभी जो आपका एग्जाम है वो चैप्टर नंबर 5 फुल सिलेबस का एग्जाम है। चैप्टर नंबर 5 फुल का आपका एग्जाम है ये थर्सडे को। ओके ओके सर। चैप्टर नंबर 5 सबमिट क्या करवाना? सबमिट आपको गूगल ड्राइव में करना है अभी, वो आपको प्रक्षाल भाई के साथ बात कर लेना। क्लासरूम पर प्रक्षाल भाई ने एक मैसेज आया कि क्या ये सबमिट नहीं करवाना। वो आपको प्रक्षाल जो भी है वो आपको बता देंगे, आपको बता देंगे। ओके, तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू।